आम के बगीचे में ससुराल का रहन सहन। रामपुर गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसके पीछे फैला हुआ था हरे भरे आमों का बगीचा। आम के बगीचे का मालिक हरिया अपने बगीचे से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो आम के बगीचे में आम के पेड़ों की छांव में रहने लग गया। एक दोपहरी मौसम चूल्हे पर रोटी बनाते हुए और उस बगीचे में शकुंतला हरिया अपने पोते गुड्डू के साथ खेल रही थी। अरे दादाजी दादाजी पकड़ो मुझे पकड़ो। देख रहे हो ना अब ये हम दोनों को कितना दौड़ा रहा है अपने पीछे। चलिए इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। गुड्डू, अब तेरे दादाजी तुझे आउट करेंगे। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये एक तो इस खुले बगीचे में खाना बनाकर इतनी गर्मी लगती है। गुड्डू भाग मत, धूल मिट्टी उड़ रही है, मैं खाना बना रही हूँ। माँ जी पापा जी, आप तो इसके साथ ऐसे भाग भाग कर मत खेलो, खाना किसके साथ हो जाएगा और आप भी खाना खा लीजिए। अरे बहू, अभी भूख नहीं लग रही, गुड्डू के साथ खेल रहे हैं। गुड्डू भागते नहीं है, चारपाई पर बैठ जा। अरे मैं तो थक गया हूँ बहू, थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, पहले पानी दे दो। लाइए पापा जी। तब बड़ी बहू आम के बगीचे में बनी रसोई से घड़े का अपनी सास ससुर को पानी देती है। आज आम के बगीचे में भी गर्मी लग रही है, बहुत धूप हो रही है। हाँ गर्मी तो हो रही है, लेकिन तेरी रसोई आम के पेड़ के नीचे बनी है ना, छाव में, तुझे गर्मी क्यों लग रही है? माँ जी ऐसे तो छाव है, लेकिन धूप जो तेज हो गई है उसे तो गर्मी बढ़ रही है ना। आम के बगीचे में भी इस बार तो कोई ठंडक नहीं है। माँ जी हम घर के अंदर क्यों नहीं रहते हैं? अरे बहू, जब हमारा इतना बड़ा आम का बगीचा है और गर्मी है तो यहाँ रहने में क्या हर्ज है, बाकी समय तो ठंडा ही रहता है। नहीं माँ जी, थोड़ा बहुत ठंडा रहता है, लेकिन गंदगी कितनी होती है, चिपचिपा सा लगता है गर्मी में। अरे ऐसा कुछ नहीं होता बहू, हम भी तो रहते हैं, और तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मुंह धो लो। चलो खाना भी लाओ। सास ससुर चारपाई पर हाथ पंखे से हवा करते हैं। इतने में बड़ी बहू खाने की थाली उनके सामने रख देती है और वहां खाना खाते हैं। तब गुड्डू खेल खेल में उनकी हवा करता है। दादाजी दादी जी, आपको गर्मी तो नहीं लग रही ना? और अम्मा आप पर भी हवा आ रही है ना? हाँ मेरे बाल गोपाल, मुझे भी हवा आ रही है। तू भी बैठ जा, दादी के साथ खाना खा ले। ठीक है दादी। तब दादी पोता खाना खाते हैं। कुछ ही देर में मौसम का पति रोशन और देवर मयंक आ जाते हैं। बगीचे के कोने में हैंडपंप लगा होता है, जहां दोनों हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। भाभी लस्सी नहीं है क्या, रोटी सब्जी के साथ? कल की तो खत्म हो गई है, शाम को ले आऊंगी लस्सी। मौसम, कुछ पके हुए आम दे दो, रोटी के साथ खा लूंगा। आम रोटी खूब अच्छी लगती है। जी अभी देती हूँ। मम्मी मम्मी मैं भी आम खाऊंगा, मुझे भी आम खाना है। हाँ तो पापा को आम काट के दे रही, तू भी खा ले उनके साथ। मौसम 4 आम काटकर सबको दे देती है और सब मजे से आम खाते हैं। रोशन आम रोटी खाता है। अजी आपको या किसी और को कुछ चाहिए? नहीं, मेरा तो पेट भर गया। तभी पड़ोसी रमेश आकर, अरे भाई साहब, आप लोग इंसान हो या तोते, दिन रात पेड़ों पर ही रहते हो, घर में भी रहा करो। अरे तुम क्या जानो इस बगीचे का सुख। अगर तुम लोगों का अपना बगीचा होता तो तुम भी शायद ऐसे ही करते। अरे इसमें कोई शौक नहीं है इस तरह से खुले में रहने का, जैसे तुम लोगों ने अपना रहन सहन बसा लिया है। अरे आम का बगीचा है, ये सोने का मैदान थोड़े नहीं है। रमेश मुंह बनाकर चला जाता है। इतने में गुड्डू खाना खाकर पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ने लगता है। तब रोशन, अरे तू गिरकर मानेगा क्या? क्यों पेड़ पर चढ़ रहा है? नीचे गिर गया तो लेनी देनी हो जाएगी, चल उतर। अरे पापा मैं नहीं गिरूंगा, कुछ नहीं होगा, आम तोड़ा हूँ। अरे क्यों अभी इतना आम रखा है, उसको खा, नीचे उतर नहीं तो मारूंगा। अरे गुड्डू नीचे आ, चल, पेड़ पर चींटी वगैरह हुई तो काट लेंगी। आजा दादी के लाडले। अली आ रहा हूँ। पहले ही दादा दादी खुद बिगाड़ते हैं, बाद में डांटने की एक्टिंग करेंगे। आ गुड्डू, मेरी गोद में आ। नहीं चाचू, मैं अपने आप उतर जाऊंगा। गुड्डू जैसे ही पेड़ से नीचे उतरता है तो थोड़ा पाँव में चोट लग जाती है और रोने लगता है। मम्मी चोट लग गई, चोट लग गई। कितनी देर से तुझे सब समझा रहे हैं, लगता है तेरे कान के नीचे 2 सितार बजाने ही पड़ेंगे। बाहू अभी कुछ मत बोल मेरे आंखों के तारे को। तो फिर माँ जी आप ही संभालो इसको, आप तो इसे डांटने भी नहीं देती है। कम से कम इतना कह दीजिए कि ये पढ़ाई कर ले, जब देखो हमेशा बगीचे में इधर उधर भागता रहता है। और क्या मम्मी सही कह रही हैं भाभी, एकदम।
चलो भाई और मैं अपने अपने काम पर जा रहे हैं। चल चुप हो जा और दोबारा पेड़ पर नहीं चढ़ना, समझा तू? हाँ पापा। फिर दोनों भाई अपनी अपनी दुकान पर लौट जाते हैं, जहाँ छोटा भाई मैंगो शेक की दुकान पर मैंगो शेक बेचता है। आइए आइए, ताजे ताजे आम का मैंगो जूस पी लीजिए, साथ में आइसक्रीम वाला मैंगो शेक भी ट्राई कीजिए। आइए आइए। अरे भाई साहब, आइसक्रीम वाला मैंगो शेक कौन सा है? जरा 50 रुपए वाला ग्लास लगा दो। पर भैया मुझे सिंपल मैंगो जूस दे दो, 20 रुपए का ग्लास। अभी देता हूँ। वैसे भैया ये ताजा आम का जूस है तो ना, कहीं आम खराब हो? अरे 2 साल से ज्यादा हो गया हमें आम का मैंगो शेक बेचते बेचते। हम अपने आम के बगीचे से ताजा आम लेकर आते हैं और तब मैंगो जूस बनाते हैं। अरे हाँ, ये बिल्कुल सच है। मयंक भैया ताजे फलों का रस से पिलाते हैं हमें, और उनके एक मैंगो शेक में भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होता है। सच्ची भैया? तो इनका फेवरेट क्या है यहाँ का जो ज्यादा बिकता है? वही भैया का स्पेशल मैंगो जूस, जिसमें आम के कटे हुए टुकड़े होते हैं और आइसक्रीम डालकर देते हैं। इतने में मयंक दोनों को मैंगो शेक का एक एक गिलास दे देता है। अरे वाह, आपका नॉर्मल आम का जूस भी बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। हाँ भैया, ये लीजिए पैसे। वहीं बड़ा भाई बाजार में धूप के बीच आम बेच रहा था। ले लो ले लो ले लो, 80 रुपए किलो ताजे आम ले लो, 80 रुपए किलो आम ले लो। दशहरी आम 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। जल्दी आ जाओ, पाओ ताजे आम, खत्म हो तो खाली हाथ जाओगे, आ जाओ। अरे वाह, ये तो सचमुच में ताजा आम है और इनकी अलग ही खुशबू है। बेटा जरा 1 किलो ये और 1 किलो ये दूसरे वाले आम तोल दो। हाँ अम्मा जी, हमारे खुद के बगीचे के ताजे आम हैं, अच्छे तो होने ही है। सच में बेटा, कल मुझे 1 पेटी दे देना, मेरे घर पर रिश्तेदार आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो ये ताजा आम खाए, सीजन भी है। अरे अम्मा जी आप चिंता मत करो, 1 पेटी आपके घर पहुंच जाएगी। यही है ना हरि प्रसाद अंकल के घर के बगल में आपका घर? अरे हाँ बेटा, तुम तो बड़े अच्छे से जानते हो, फिर भी भिजवा देना। जी आप निश्चिंत रहिए। ऐसी दोनों भाई अपने अपने आम का व्यापार कर ही रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मौसम खाना बनाने के बाद चूल्हा साफ करती है तो हवा चलने से सब मिट्टी मिट्टी हो जाता है और पूरा बगीचा आम के सूखे पत्तों से भरा था। एक तो ये गर्मी, ऊपर से इन सब की सफाई, घर होने के बावजूद भी बगीचे में रसोई बना रखी है। माँ जी ने सब तितर बितर कर रखा है। कितनी बार ये नमक मिर्च मसाले के डिब्बे साफ करूं। अरे बहू, शाम के 5 बजने वाले हैं, बगीचे की सफाई कर ले और फिर चाय भी बना देना। जी माँ जी, बना दूंगी। मुझे आराम नहीं चाहिए क्या? खुद तो खाना खाकर चारपाई पर पसर गए हैं और मैं चूल्हा साफ करते ही आराम ना करूं खाना बनाने के बाद? छोटा मोटा आम का बगीचा है नहीं, 15 पेड़ का आम का बगीचा है। टाइम लगता है सफाई करने में, लेकिन बड़ी बहू होने के चक्कर में सब कुछ करना पड़ता है। जब मेरी देवरानी आ जाएगी तो मैं कुछ नहीं करूंगी। बहू नारियल झाड़ू लेकर आम के बगीचे में सफाई करने लग जाती है। ज्यादा देर तक झाड़ू लगाने से उसकी कमर में दर्द हो जाता है और अंत में सारे सूखे पत्ते बहू इकट्ठे कर देती है। तब सास, अरे बहू, जरा मेरी चारपाई की तरफ भी थोड़ी झाड़ू मार दे, हवा से कूड़ा इधर आ गया है। माँ जी अभी करती हूँ। तब बहू चारपाई की तरफ भी झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाते लगाते पसीने में भीग जाती है और फिर आम के पत्ते इकट्ठे कर देती है और चूल्हे पर चाय चढ़ाती है। वो पापा जी जरा लकड़ी तोड़ कर दे दीजिए, थोड़ी लकड़ियाँ कम पड़ गई है। अरे बहू, शाम के वक्त में लकड़ी नहीं तोड़ी जाती है, तुम इन सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर लो। बाकी हैं 2 लकड़ियां पड़ी हैं, इससे रात का खाना बन जाएगा। रात को दाल चावल बना लेना और चोखा। जी पापा जी। बहू आराम से सबको बनाकर दे देती है और फिर शाम के लिए कुकर पर मिट्टी लगाकर उसे चूल्हे पर दाल चढ़ाने के लिए लगती है। दाल बन जाने के बाद वो चावल रखती है और उबले हुए आलू से चोखा बना देती है। लास्ट में दाल में तड़का मार देती है। इतने में चाय पीकर अंधेरा होने लगता है तो ससुर अंदर से लाइट जला देता है जिससे बहू की तरफ रोशनी आ जाए और शाम को वो खाना रोज सास ससुर को और गुड्डू को पहले खाने को देती है, बाद में बाकी सबको। थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगती है। अरे वाह, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। मौसम के साथ दाल चावल चोखा कितना बढ़िया लग रहा है। गुड्डू खा ले। खा रहा हूँ दादी। तब गुड्डू भी अपने दादा दादी के साथ खाना खाती है। बहू बार बार परोसती है, पसीने में भीगती है, चूल्हे का धुआं उसे आंखों में लगता है, लेकिन इस बात से घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा हवा खाने के लिए कमरे में चली जाती हूँ, पंखा चलाकर बैठ जाऊंगी। अब तो मच्छर आ गए हैं धीरे धीरे। मौसम घर के अंदर जाकर पंखा चलाती है। इतने में शकुंतला आ जाती है। अरे, जब सब लोग बाहर बैठे हैं तो अंदर क्या कर रही है पंखा चलाकर? बाहर निकल। माँ जी गर्मी लग रही है इसलिए आ गई। अरे बस कर, इतना भी गर्मी नहीं है कि तेरे से कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा।
सास अंदर का पंखा बंद करके मौसम को बाहर ले जाती है और बाहर गर्मी होती है। हाथ पंखे से बहू हवा करती है। दोनों बेटे आ जाते हैं। मौसम उनको खाना परोसती है। वो दोनों जब तक खाना खाते तब तक मौसम उनको हवा करती है। अरे बहू, इतने आराम आराम से क्यों हवा कर रही है? थोड़ा तेज हाथ चला, जिससे इन दोनों को थोड़ी हवा लगे। बेचारे बच्चे बाहर काम करके आए हैं, चैन से रोटी तो खिला दे। कर रही हूँ माँ जी। वाह भाभी, दाल भात चोखा तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा चोखा और दे दो। ये लीजिए। अरे बहू, बगीचे का जो लास्ट वाला पेड़ है कच्चे आम का, तो कच्चे आम तोड़कर आम का अचार डाल देना और कल दोपहर में आम पन्ना भी बना देना। आज दोपहर में बहुत गर्मी थी, अब ये सब खाएंगे पिएंगे तभी तो शरीर को ठंडक मिलेगी। ठीक है पापा जी, मैं आम का अचार बना दूंगी और दोपहर को आम पन्ना भी बना दूंगी। ये कल मम्मी आम तोड़ेंगे, मैं भी पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ूंगा। बल्ले बल्ले। पिटाई करूंगी अगर दोबारा से पेड़ पर चढ़ गया तो। चुपचाप बैठकर पढ़ लिया कर, वरना उस टाइम बहुत बिगड़ा है। अगर हाथ पैर टूट गए तो पता चल जाएगा। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं है उसको? मैं तो सीधा इसकी पिटाई कर दूंगा, वार्निंग भी नहीं दूंगा। बहुत बिगड़ गया आजकल। पढ़ना लिखना नहीं है, बस बच्चों के साथ खेलते रहेगा, नहीं तो बगीचे में रहेगा। सुनाई दे रहा है ना गुड्डू? हाँ पापा, नहीं चढ़ूंगा। खाना खाने के बाद हैंडपंप के पास जाकर मौसम बर्तन धोती है और फिर टोकरी समेत बर्तन उठाकर रसोई में रख देती है और कपड़े से ढक देती है ताकि मिट्टी न लगे, और फिर अपना बिस्तर जमीन पर बिछा देती है। सास ससुर खटिया पर और बाकी सब जमीन पर सोते हैं। साथ में मौसम एक उपले का टुकड़ा कपूर के साथ जलाकर रख देती है, जिससे मच्छर वगैरह चले जाते हैं। धीरे धीरे मच्छर चले जाएंगे तो नींद भी आ जाएगी। और अब सब लोग आराम से सोते हैं। अगले दिन बहू कच्चे आम तोड़कर आम का अचार बनाने के लिए आम को धूप में सुखाती है। 2 दिन बाद अचार डालती है, तब बड़ी बहू चख कर, क्या चटाकेदार मसाला तैयार हुआ है। माँ जी आप भी खाकर देखो ना। हाँ बहू, बहुत चटपटा स्वाद आ रहा है, मजा आ गया। 2-3 दिन में अचार तैयार हो जाएगा। हाँ माँ जी। 2 दिन के लिए बहू धूप में आम का अचार रख देती है, जिससे अगले दिन सब खाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मौसम इसी तरह बड़ी बहू होने का फर्ज निभाती है। ससुराल वालों का सारा काम आम के बगीचे में होता था। सिर्फ औरतें घर के अंदर नहाया करती थी। एक दिन हरिया का दोस्त अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है। अरे ये तो बता भाई, अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले, मेरी सोनम को अपने घर की बहू बनाएगा। अरे ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। मैं कब से ये बात कहना चाहता था, लेकिन तेरी बेटी को तूने इस गांव से दूसरे शहर में पढ़ने भेज दिया था, तो तेरी बेटी शहर में रहने के बाद गांव में थोड़ी ना शादी करेगी। अरे मुझे पता था तू यही बोलेगा, लेकिन तू भूल गया भाई, मेरी बेटी भले ही बाहर से पढ़ लिख कर समझदार हो गई है, लेकिन मैंने उसे जमीन से जुड़ा रहना सिखाया है। मैं जहां बोलूंगा वो खुशी खुशी शादी करेगी। तो फिर चलिए, मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। अब तो हम समधी बन जाएंगे। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अगले शुक्ल पक्ष तक मयंक की सोनम से धूमधाम से शादी हो जाती है। शकुंतला बहू का गृह प्रवेश घर के द्वार पर सजाकर बगीचे के चौखट पर चावल का कलश रखती है। आम के बगीचे में भी सुंदर सुंदर लाइट जली हुई थी। आओ, चावल का कलश गिराकर अंदर आओ। सोनम सोचते हुए गृह प्रवेश करती है। माँ जी घर? मुझे पता है सोनम बहू, तू यही सोच रही होगी ना कि आम के बगीचे में तेरा गृह प्रवेश क्यों करवा रही हो। घर तो वो रहा, इसी आम के बगीचे में है, लेकिन घर से ज्यादा हम इस आम के बगीचे को ही अपना घर मानते हैं। इसलिए मैंने बड़ी बहू का भी गृह प्रवेश यहीं करवाया था और तेरा भी यहीं करवा रही हूँ। जी माँ जी, मैं समझ गई माँ जी। आपने और पापा जी ने इस बगीचे को बहुत प्यार से सहेजा है और इसलिए हम सबके लिए ये खास है। बिल्कुल सही कहा बहू। चाची आ गई, चाची आ गई। उनके घर में अब छोटी बहू भी आ गई है। देख ली ना, वो भी इनकी तरह आम के बगीचे में बाहर सोएगी, क्योंकि इनका तो रहना सहना ही पूरा आम का बगीचा ही है। वही तो, खाना खाएंगे तो आम का बगीचा चाहिए, नहाएंगे तो आम का बगीचा चाहिए, खाना बनेगा तो आम का बगीचा, चाहे सोना है तो आम का बगीचा चाहिए, खेलना है तो आम का बगीचा चाहिए, हलवाई लगाया है तो आम का बगीचा चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों की बात सुनकर हंसूं या नाच करूं, क्योंकि अफसोस की बात है तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन नहीं है, इसलिए तुम्हारे बेटे मामूली मजदूरी करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा आम का बगीचा है कि हमारा सारा काम यहीं हो जाता है। हाँ, हम अपने में खुश है। देखते हैं कि तेरी दूसरी बहू भी आम के बगीचे में खुश रहती है या नहीं रहती है। माफ कीजिएगा बड़ों के बीच में बोलने पर, लेकिन जैसे मेरे ससुराल वाले रहते हैं, मैं भी उनके साथ खुशी खुशी रहने को तैयार हूँ। आंटी जी आप ज्यादा चिंता मत कीजिए।
अरे सुन लिया ना सरोज आंटी, मनोरमा आंटी, अब आप भी सो जाइए। तब वो दोनों चले जाते हैं। शकुंतला अपनी बहू का स्वागत करती है। जेठानी देवर और देवरानी की अंगूठी ढूंढने की रस्म भी करवाती है। अरे वाह सोनम, इस रस्म में तो तुम जीत गई। चलो अच्छा है, लेकिन अब तुम थक गई होगी। यहाँ पर तो आज सोने का इंतजाम नहीं हुआ है। फिलहाल तुम और देवर जी अंदर ही चले जाओ, लेकिन कल से हम सब साथ में बगीचे में सोएंगे और तुम्हारी पहली रसोई भी यही, तो नहा धोकर यहाँ आ जाना। क्या कल से बगीचे में सोना है? ठीक है, सो लूंगी। लगता है पड़ोसी इसलिए मजाक उड़ा रहे थे, मैं भी जोश में बोल डाली। जी दीदी। तब सोनम और मयंक सोने के लिए घर में चले जाते हैं, जहां फूल और आम के पत्तों से ही सजावट हो रखी थी। अंदर एक मामूली पंखा होता है। गांव के हिसाब से तो ये भी ठीक है। वो लोग कैसे बिना पंखे के घर के बाहर सो रहे हैं? मैं भी आज बहुत टाइम बाद यहाँ सो रहा हूँ, वरना मैं भी बाहर ही सबके साथ आम के बगीचे में सोता हूँ। चिंता मत करो, कल से हम भी वहीं होंगे। बाप रे, गर्मी नहीं लगती आपको? अरे नहीं, आदत है बचपन से बाहर सोने की। इस घर से ज्यादा आम का बगीचा घर लगता है। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बड़ी बहू पूरे आम के बगीचे में झाड़ू लगा रही होती है और छोटी बहू नहा धोकर तुलसी में जल चढ़ाकर सास ससुर के पैर छूती है। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। दूध ना पूत भलो। जा बहू, अब अच्छे से सूजी का हलवा बना दे और पूड़ी कचौड़ी ये सब भी बना देना। जी माँ जी। तब सोनम जेठानी से चूल्हा जलवाती और चाय पकौड़े बनाने के बाद हलवा पूड़ी कचौड़ी आलू मटर की सब्जी बना देती है। अरे वाह, तेरे आम के बगीचे से आम की नहीं हलवा पूरी की खुशबू आ रही है। कौन बना रहा है? कौन बनाएगी? मेरी बहू ही बनाएगी। आइए आंटी जी, आप भी चाय पी लीजिए। अरे नहीं बहू, मुझे सुबह सुबह गर्मियों में चाय पीने की आदत नहीं है, तू अपने ससुराल वालों को दे दे। तब सास ससुर गुड्डू चारपाई पर चाय नाश्ता करते हैं और बाकी सब जमीन पर बिछी दड़ी पर बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। दीदी आपके लिए कचौड़ी लेकर आऊं और भैया और मयंक जी के लिए भी नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ बहू, सबके लिए नाश्ता लगा दो। सोनम सबको खाना परोस देती है। वैसे तुम भी अपनी जेठानी की तरह अच्छा खाना बनाती हो। शुक्रिया जेठ जी। हाँ बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इज योर बेस्ट, मम्मी चाची का खाना बेस्ट। जैसे गुड्डू खड़े होकर बोलता है, उसका नाड़ा ढीला हो जाता है और नाड़े को पकड़ के नाचने लगता है। ना 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 रे ना रे ना, सड़ना लोगी तो ऐस करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। गुड्डू तुम तो बहुत मजाकिया हो। सभी लोग हंसने लगते हैं। दोनों के पति काम पर चले जाते हैं। दोनों बहू साथ मिलकर बर्तन साफ करके रखती हैं। तब हवा चलने से बगीचे के आम के पत्ते और गिर जाते हैं। तभी कौवा आता है और एक थाली पर बीट कर देता है। ये देखो दीदी, अच्छा हुआ जो आलू की सब्जी थाली से ढकी हुई थी, सब्जी बच गई, वरना कौवा तो इसे खराब कर देता। अभी सब लोगों को दोपहर में ही खाना खाना है। वैसे जब घर है तो खुले में रसोई क्यों बनाई है? वही इस आम के बगीचे से प्यार बहुत है ना। मेरे आने से पहले ही माँ जी ने रसोई चूल्हा यहाँ पर बना रखा है। पहले तो रसोई के ऊपर तिरपाल बिछा था, लेकिन अब ये वो भी नहीं। तो दीदी आप दोबारा करवा दो ना, लगवा दो, वरना ऐसे तो खाना बर्बाद हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कहती, ऐसे ही रसोई संभाल लेती हूँ कोए को भगाकर। अरे तुमने बर्तन की टोकरी को कपड़े से नहीं ढका, सारे बर्तन मिट्टी के हो जाएंगे। अभी ढक देती हूँ दीदी। सोनम बर्तनों को ढक देती है। चारपाई पर सो रहा होता है। तब सास घर के आंगन में मिट्टी लीपती है। तब दोनों बहुएं। माँ जी, मैंने कल घर देखा था, घर तो बहुत सुंदर है, फिर भी हम सब लोग बाहर क्यों रहते हैं? घर में भी तो रह सकते हैं ना। बहू, तुम्हारा असली घर तो ये आम का बगीचा ही है। लगता है माँ जी पापा जी को ज्यादा ही आम के बगीचे से लगाव है। थोड़े दिनों बाद जब मई जून वाली गर्मी लगेगी तो आराम से अंदर ही सोने लगेंगे। आंगन सूखता है। तीनों सास बहू बैठकर आम के बगीचे में बात करने लगते हैं। इस टाइम पांव पर चींटी चढ़ने लगती है। सोनम घबरा जाती है। माँ जी, कितनी लाल लाल मोटी चींटियां हैं, इन्होंने तो काट लिया पाँव पर। यहाँ जमीन पर बैठना ठीक नहीं है। ओहो, यहाँ चींटी हो रही है। ऐसा कर बहू, उधर बैठ जाते हैं, साफ जगह है। सोनम चिंता मत करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ऐसे तो आम के बगीचों में चींटियां ही आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। दोपहर होते हैं। सब दोपहर में बैठकर बगीचे में खाना खाते हैं। खाने के बाद सोनम झूठे बर्तन हैंडपंप के पास रख ना पाती है, तो चिकनी मिट्टी की वजह से फिसलने वाली होती है कि बच जाती है। बाप रे, बच गई। इस आम के खेत में मिट्टी भी इतनी है कि बच गई मैं। यहाँ पर बर्तन मांजने के सिस्टम नहीं होना चाहिए था।
मम्मी मेरे को आम खाना है, आम तोड़ के दे दो। रोज रोज आम नहीं खाते, मुंह पर दाने निकल कर आ जाएंगे। अरे बहू, आम काट कर दे दे, उसका मन बहल जाएगा। ठीक है माँ जी। मौसम आम काट कर दे देती है। गुड्डू मजे से आम खाकर छिलका वहीं फेंक देता है, जिससे मक्खी भिनभिनाने लगती है और सोनम चिढ़ने लगती है। आम का छिलका कूड़े के डिब्बे में फेंकती है और थोड़ा पानी छिड़क देती है, लेकिन तब भी मक्खियां हटती नहीं है। ओहो, गुस्सा आ रहा है मुझे तो। हाथ पंखा चलाने के बाद भी ये मक्खियाँ जा ही नहीं रही है। ये गुड्डू भी ना दीदी से आम नहीं देती तो सही रहता। ऐसे खुले में रहना कहाँ तक सही है। देखो तो कैसे आसपास के लोग आते जाते देख रहे हैं, मुझे तो लज्जा आ रही है। तब हरिया उठ जाता है और रमेश मनोरमा हंसने लगते हैं। वो देखो, जंगल की बसावट घर होने के बावजूद भी ये लोग घर से बेघर लगते हैं, जंगलवासी। अरे बताओ नहीं, बहू को भी ऐसे रहना पड़ रहा है। सही में ये लोग किसी आदिवासी से कम नहीं लगते। और लोगों के भी खेत हैं, लेकिन वो अपने घर में ठाठ से रहते हैं। ये नहीं कि आम के बगीचे में ही रहन सहन बसा लो। शर्मिंदा होकर सोनम घूंघट करके पेड़ के पीछे बैठ जाती है। रात को सोने का समय होता है। तब नई बहू का बिस्तर भी वहीं लगा होता है। सब लोग तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन उसे मच्छर काटते हैं। अरे यहाँ तो बहुत मच्छर है, मुझे नींद नहीं आ रही है। कोई छोटा पंखा नहीं है जो यहाँ चला सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई पंखा नहीं है। सो जाओ ना, सब लोग तो सो गए हैं। तुम पहली बार सोगी, इसलिए चादर तान कर सो जाओ, मच्छरों से बच जाओगी। सोनम चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन घुटन की वजह से चादर हटा देती है। बहुत सोने की कोशिश करती है, लेकिन सो नहीं पाती। हे भगवान, क्या करूं? ऐसे में नींद नहीं आ रही, बहुत गर्मी लग रही है। मुंह धोने के बाद सोनम सोने की कोशिश करती है और सो जाती है। अगले दिन वही सोनम चूल्हा जलाकर काम करने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों में धुआं लगता है। पसीने से और गर्मी लगती है। फिर सास चटनी पीसने को कह देती है तो वहीं सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। माँ जी, ऐसे खुले में रसोई नहीं रखनी चाहिए थी आपको। कल कुआं गंदगी कर गया और मिट्टी वगैरह भी लगती है। आसपास के लोग देखते हैं। माँ जी, आपको रसोई अंदर कर देनी चाहिए, धूल भी बहुत उड़ती है। बहू, तेरे और मौसम बहू के आने से पहले भी मैं ऐसे ही रहती थी। ये सब कुछ नहीं था जो तू मेरे को छोटी छोटी चीज गिनवा रही है। रसोई तो आम के बगीचे में ही रहेगी और हम सोते भी यहीं हैं, फिर बार बार आना जाना क्यों करना? देखिए माँ जी, रात को मुझे कितने मच्छर काटे हैं, सो भी नहीं पाई। अरे कल उपला नहीं जलाया होगा, इसलिए तुझे मच्छर लगे। आज रात को आराम से सो जाना। सबके खाना खाने के बाद सोनम भी खाना खा लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दिन में वो आम के बगीचे में परेशान रहती है। धूल मिट्टी उड़ती है, बार बार झाड़ू लगाती है, लेकिन फिर पत्ते हो जाते हैं। वहीं गुड्डू भी आम के पेड़ पर लटक कर खेलता रहता है। साथ ही रसीले आम और लदकर गिरने लगते हैं। आम पक जाने से दोनों बहू घर में आम का जूस, आम की मिठाइयाँ और भी बहुत सारी चीजें बनाकर खाते हैं। वाह बहू वाह, मजा आ गया आम की सब्जी खाकर। सच में ये खट्टी मीठी सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छी लगती है माँ जी। अब तो आम का अचार भी खत्म हो गया है। हाँ बहू, अब तू अपने हाथ का आम का अचार डाल दे। कच्चे आम घर के अंदर रखे हुए हैं, 2 महीनों में आम का अचार खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चला। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। मौसम दीदी, बाहर चलोगी? मुझे ब्लाउज बनवाना था, उसका कपड़ा लेकर आना है। माँ जी, आपको भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए। मुझे भी काला ब्लाउज बनवाना है। काला कपड़ा खरीद के ले आना, और चप्पल भी टूट गई है। ठीक है माँ जी। दोनों बहू अंदर से कच्चे आम काट कर धोकर उसे धूप में सूखने के लिए रख देती हैं और बाजार चली जाती हैं, जहां से अलग अलग कपड़े खरीद के लाती हैं। इतने में सिलाई मशीन निकाल कर बगीचे में ले आती हैं। ये देखकर बहू, माँ जी, ये मशीन तो अंदर रखी थी, आप यहाँ पर क्यों ले आई हैं? मैं वहीं पर ही बना लेती। वहाँ अकेली बैठकर लाइट जलाकर कैसे सिलाई करती? तुझे परेशानी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर सिलाई मशीन रख दी हूँ। अब आराम से, लाइट की तो दिक्कत है नहीं, और आम की ठंडी छाव में बैठकर कपड़ा सिल ले। हर चीज खुले आम के बगीचे में थोड़ी अच्छी लगती है। इनका बस चले तो यहीं पर नहलवा भी दे। घर नहीं होता तो घर के अंदर का आधा सामान भी यहीं होता। इतना भी क्या प्यार बगीचे से कि इंसान को आराम ही ना मिले। सोनम को अंदर से गुस्सा आता है, लेकिन वहीं बैठकर मशीन पर सिलाई करने लगती है। दिन में गर्मी पसीने से परेशान रहती है। आते जाते लोग मजाक उड़ाकर जाते हैं। बहू को आराम करना है तो वो भी आराम से नहीं लेट पाती, और रात को उपला जल जाने के बाद भी वापस मच्छर आ जाते हैं, जिससे बहू परेशान होती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में रज्जो और नरेश आ जाते हैं। उनकी खातिरदारी करने के लिए छोटी बहू पहले गर्मी में बैठकर चाय पकौड़े बनाती है। अरे अच्छा हुआ रज्जो, नरेश, तुम आ गई। मस्त छुट्टी मनाना यहाँ पर। और ये बताओ, हम मेहमानों को भी यहीं पर सुलाएंगे?
अपने आम के बगीचे के लिए ऐसे करते हैं जैसे ताजमहल बना रखा हो। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक इनके जंगल में पशु पक्षी रहने आ रहे हैं। सरोज, अपनी जुबान को लगाम दे, अपने ताक झांक करने की आदत छोड़ दे। मुंह बनाकर पड़ोसी चले जाते हैं। बड़ी बहू चावल बनाने रख देती है और छोटी बहू बाजार से सब्जी, मटर और पनीर खरीदने जाती है। ये पापा के दोस्त नहीं होते ना मेरे ससुराल वाले, तो यहाँ मेरी शादी कभी नहीं होती। मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे रहते हैं। पूरे ससुराल वालों का रहन सहन आम के बगीचे में है और माँ जी तो मेरी सुनती नहीं है। जल्दी मेहमानों को भी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, फिर दुम दबा कर भागेंगे। मेरे से तो बर्दाश्त की बाहर हो रही है, ऊपर से मेरी स्किन को भी धूल मिट्टी लगती रहती है। सोनम घर जाकर मटर पनीर बनाती है, फिर उनको खिला देती है। शाम हो जाने पर चाय नाश्ता बनाती है और जैसे ही सोने का टाइम आता है तो उन लोगों को भी मच्छर काटते हैं। शाम को जैसे ही तेज हवा चलती है तो सबको थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन हवा बंद हो जाने से सिर्फ पत्तों की सरसराहट आती है जिससे रज्जू डरती है। इतने में रात के कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। एरी मोरी मैया, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही। कभी कुछ चुड़ैल के आने का डर लग रहा है, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं। भैया तुम कैसे सोते हो? मुझे तो डर लग रहा है। अरे तू डर मत, कुत्ते तो रात को भौंकते ही रहते हैं। मैं तो कितने सालों से ऐसे ही सोता हूँ। अपने आम के बगीचे में बहुत अच्छी नींद आती है। तू भी सो जा। जानती है ना, पिताजी ने कितने प्यार से यहाँ के पेड़ लगाए हैं। हाँ तो अब मुझे आदत नहीं है। ओहो, मुझे भी मच्छर काट रहे हैं। अरे भैया, नींद नहीं आ रही है। अरे अभी फिर से हवा चलने लगेगी, सो जाओ। शादी के होने के बाद मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। इन लोगों को कैसे आएगी? दीदी, ये लोग भी परेशान हो रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे भी होती है, आपको नहीं होती ऐसे सोने में? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। समझ गई। अब जैसे तैसे सो जाते हैं सब। दिन में रज्जू खाना खा रही थी कि कौवा उसकी थाली से रोटी उठाकर ले जाता है। पड़ोसी देखकर हंसने लगते हैं। शाम तक वो भी गर्मी में परेशान होकर अपना बैग बांध लेते हैं। अरे भैया, एक दिन में ही तुमने मेरे गर्मियों की छुट्टी मनवा दी। मैं जा रही हूँ, मेरे से नहीं है यहाँ पर रहा जा रहा। पता नहीं दोनों बहुएं तुम्हारी कैसे रहती हैं। अरे मैं भी चलता हूँ भैया। आपने कोई छोटा सा मोटा पंखा भी नहीं लगवा रखा बगीचे में। चलो भाई रज्जू, हमारी बस आ गई होगी। मेहमान चले जाते हैं। ऐसी गर्मी में दोनों बहू परेशान होती हैं। अचानक से बारिश का मौसम हो जाता है। तब ससुर, अरे बहू, ये आम का पेड़ इतना घना है कि बारिश इसके नीचे नहीं आएगी, यहीं आ जा। पापा जी, धीरे धीरे बारिश तेज हो जाएगी तो हम सब भीग जाएंगे। हमें बिस्तर हटा लेना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा बहू। सोनम की बात कोई भी नहीं सुनता। थोड़ी देर में इतनी जोर से आंधी आई कि चारपाई आसपास की चीज उड़ जाती हैं, बर्तन इधर उधर हो जाते हैं और ज्यादा भीगने से सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। गुड्डू बाहर रह जाता है। वो सांप को देखकर चिल्लाने लगता है, तब सोनम ही बचाती है। मेरा बच्चा तो ठीक तो है ना? अगर सांप काट लेता तो क्या होता? देखा माँ जी आपने, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, आप सोने का इंतजाम कम से कम अंदर करवा लीजिए। ऐसे बाहर खुले में रहना ठीक नहीं है। आज सांप आया, कल बिच्छू आएगा और गुड्डू या हमें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हम खुद होंगे। सोनम, तुम ज्यादा सोच रही हो। हाँ बहू, इतना मत सोच। तू कितना कुछ पहले भी, लेकिन आम का बगीचा हमारे लिए पेड़ नहीं, हमारा सौभाग्य है। हमारा घर है, इसकी हवा में सुकून है। इस बगीचे में नहीं हमें हर मुश्किल वक्त में संभाला है। तो इसे छोड़ने की बात करती है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब मेरे पिताजी ने इस आम के बगीचे को अपने हाथों से बनाया और इसी की वजह से आज हमारा व्यापार चल रहा है। हम घर में रोटी खा पा रहे हैं। हाँ सोनम, ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ गए, लेकिन इसकी वजह से जो परेशानी हो रही है, चींटियां हर समय पैरों पर चढ़ जाती है, कभी कोई पक्षी ऊपर से गंदगी गिरा देता है, धूल मिट्टी खाने में जाता है, पसीने आते हैं, रात को मच्छर काटते हैं, आसपास की आवाजों की वजह से रात को नींद नहीं आती है और लोग मजाक उड़ाते हैं, वो अलग। सोचिए, हमें रात को सोते समय सांप काट जाए तो कौन होगा जिम्मेदार? ऐसा कुछ नहीं होता बहू, अभी मौसम की वजह से आ गया होगा। आखिर हमें अपने आम के बगीचों की रखवाली भी तो करनी है, वरना कोई भी यूं ही आम ले जाएंगे। पर माँ जी, बस अब कोई बहस नहीं होगी। सास के डांटने पर सोनम चुप हो जाती है, लेकिन अगले दिन हरिया की जगह जगह दाद और लाल निशान हो जाते हैं। ससुर की परेशानी देखकर सोनम जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और वो चेकअप करके बताते हैं। देखिए, आपको एलर्जी हो रही है। धूल, कीड़े, गर्मी और खुले में रहने से आपकी तबीयत बिगड़ रही है। सही से ठीक नहीं कराया तो और बढ़ जाएगा। ये क्रीम और दवाइयाँ हैं। देखा पापा जी आपने? क्या ये बगीचा मेरी तबीयत खराब कर रहा है? पापा जी, बगीचा हमारा सहारा है, लेकिन घर भी तो हमारा ही है। वहाँ रहकर भी हम इसे प्यार कर सकते हैं। पर बहू, इस बगीचे ने हमें मुश्किल वक्त में संभाला है।
माँ जी, इसलिए तो इसे और सम्मान देना चाहिए, रहने की जगह नहीं सहेजने की जगह बनाइए। बिल्कुल सही कहा सोनम ने। दिन में हम अपने बगीचे के साथ जुड़े रह सकते हैं और रात को घर में सो सकते हैं। ठीक है, अब से हम घर में रहेंगे और बगीचे में सिर्फ बैठने, घूमने और आम खाने आएंगे। इस तरह पहली बार पूरा परिवार घर के अंदर चैन से सोता है, जहां ठंडी हवा, साफ बिस्तर होता है और आम के बगीचे के बाहर सुरक्षित बाउंड्री बना दी जाती है। साथ ही निगरानी के लिए सोनम कैमरे लगवा देता है, जिससे अब वो लोग बिना चिंता किए अपने आम के बगीचे में आम खाकर खुश रहते हैं। दोस्तों, क्या आप भी आम के बगीचे में इसी तरह सोना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।